यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है, टोटल वर्णों की संख्या क्या है, स्वर की संख्या क्या है, व्यंजन की संख्या क्या है। कहने का मतलब कि वर्णमाला में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोगों में से जो भी लोग हिंदी वर्णमाला को बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा ना, आपको हिंदी वर्णमाला से जितना कुछ भी सवाल पूछता है ना एग्जाम में, वह सब कुछ आप सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण का परिभाषा यह है कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से परमाणु होता है ना, तत्व की सबसे छोटी इकाई, जिस तरह से कोशिका होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, उसी तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यह है वर्ण। वर्ण वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अ हो गया, क हो गया। यहाँ पर देखिए, क के नीचे इस तरह से हलंत है, इस तरह से पाई है ना नीचे में, तो यह हलंत है। इसका मतलब होता है यह आधा क है, यह आधा ख है। ठीक इस तरह से यह सब क्या है, यह सब वर्ण है। देखिए उसके बाद और भी है कि वर्ण मौखिक रूप, वर्ण की मौखिक रूप ध्वनि है। अब कई जगह पर किताब में दिया रहता है कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। देखिए, जो लिखा गया है ना भाषा की सबसे छोटी इकाई, यदि वह लिखित रूप में है तो वह वर्ण है, और उसी को यदि हम पढ़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, वही हो जाता है ध्वनि। वही कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ना कि वर्ण की मौखिक रूप ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो एक बार यह भी समझ लेते हैं एक लाइन में कि आखिर वर्णमाला हम किसे कहेंगे। तो देखिए, वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्णों की कुल संख्या जो है यह 52 है। यह आप लोग याद रखिएगा कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्णों की हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है यह 52 है। और आगे मैं आप लोगों को गिनवाऊंगा भी कि किस तरह से 52 है। और हाँ, आप अपने दोस्तों से भी पूछिएगा कि हिंदी वर्णमाला में या फिर वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितने हैं, वो लोग क्या बताते हैं, और उनसे पूछिएगा यदि वो बताते हैं तो कौन कौन से हैं यह भी पूछिएगा, क्योंकि यह भी अधिकांश लोगों को नहीं आता है। अब देखिए, वर्णों को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक स्वर में बांटा गया है, दूसरा व्यंजन में बांटा गया है। आमतौर पर मोटे तौर पर देखा जाए तो वर्णों को दो भाग में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। अब स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, तो जिसका भी उच्चारण स्वतः होता है, यानी कि अपने आप हो जाता है, उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या जो है ना, यह 11 है। क्या है, कितनी है स्वर वर्ण की संख्या, तो 11 है। कौन कौन सा है, तो देखिए अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ और अ। यही 11 गो स्वर वर्ण है। ठीक है, यह आप लोग हमेशा याद रखिएगा। स्वर वर्णों को दो भाग में बांटा गया है। अब यह जो स्वर वर्ण है ना, इसे भी दो भाग में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर।
ह्रस्व स्वर में सब ये सब आता है। अ छोटा ई छोटा ऊ री, यह 4 गो आता है ह्रस्व स्वर में। उसके बाद दीर्घ स्वर में 7 गो आता है। इन सब में जो बड़ा मात्रा वाला है ना, यह सब आ बड़ी बड़ा ऊ ए आए ओ आओ, यह सब सातों जो है ना दीर्घ स्वर हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैंने आप लोगों के लिए नोट में लिखा हूँ। देखिए, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उससे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। यहाँ पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर बांटा गया है ना, तो कभी सोचे हैं क्यों बांटा गया है? तो उच्चारण के अनुसार बांटा गया है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। उसके बाद देखिए स्वरों के उच्चारण स्थान। अब हम यह समझ लेते हैं कि इन सभी स्वर्ण जो भी हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि यह कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है। तो देखिए अ और आ, यह दोनों है ना, अ आ, इसका उच्चारण कंठ से होता है। अ आ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। उसके बाद छोटा ई बड़ी, इसका उच्चारण जो है ना यह तालु से होता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसका उच्चारण ओठ से होता है। उसके बाद है री का उच्चारण मूर्धा से होता है। फिर अगला है क्या? तो अगला है ए है, इसका उच्चारण जो है ना कंठ प्लस तालु दोनों से मिलकर होता है। ओ और औ, इनका भी उच्चारण जो है ना कंठ और ओठ इन दोनों से मिलकर होता है। उसके बाद अंत में बचता है अ और अह, ठीक है। अंग और अह, अंग का उच्चारण नाक से होता है और अह का उच्चारण कंठ से होता है। और यह दोनों जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो है ना अंग और अह, यह स्वर में नहीं आता है, इसे अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह व्यंजन, ठीक है। अब हम व्यंजन को पढ़ते हैं। देखिए हमने स्वर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है कि स्वर क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। स्वर के बारे में हमने पढ़ा कि स्वर क्या है, स्वर किससे कहते हैं, स्वर के कुल संख्या कितने हैं, स्वर कितने प्रकार के होता है, स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। स्वर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजन कितने प्रकार के होता है, व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या क्या है। उसके बाद हम अंत में यह भी गिनाएंगे कि किस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, वह भी हम अंत में काउंट करेंगे। सबसे पहले हम व्यंजन को समझते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से, क्या, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है ना, उससे ही व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या जो है यह 33 है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना है? तो 33 है। कौन कौन सा है? तो यह मैं यहाँ पर आपको गिनवा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर क वर्ग हो गया, क वर्ग में क्या है? क ख ग घ अंग। च वर्ग हो गया, च में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ढ ण। फिर त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब म। तो यहाँ तक 5 5 दून 10 पते 15 पंचों 20 50 25 गो। क ख ग 25 गो हो गया कुल। और इसकी कुल संख्या कितना है? 33 है ना। तो मैं अभी गिनवा देता हूँ व्यंजन की 33 गो संख्या कैसे है। तो क ख ग पूरा हो गया, म तक कितना हो गया? 25 गो। उसके बाद देखिए अंतः सथ व्यंजन, एक है अंतः सथ व्यंजन, और यह कौन सा है? तो यह 4 गो है, य र ल और व। यह अंतः सथ व्यंजन, यह 4 गो हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उष्म व्यंजन, यह 4 गो हैं, तलाबी स, मूर्धानी स, दांती स, ह, यह 4 गो उष्म व्यंजन है। तब देखिए कुल व्यंजन की संख्या कितना होता है? 33 गो होता है। कौन कौन सा? तो यहाँ पर गिन लीजिए। क से लेके म तक 25 गो हो गया। य र ल व, यह 4 गो, यह हो गया य र ल व।
उसके बाद तालाबी स, मूर्धानी स, दांती स और ह यह 4 गो हो गया। तो 4 दूनी का 8 और 25 मिलकर हो जाता है 33। ठीक हो गया ना 33। और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होता है 33। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को गिनवा भी दिया कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या क्या होता है, तो 33 होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और जो भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में लिख कर भी बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ लिखा हूँ सजा कर कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या? तब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है ना उससे हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या? तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है उसे महाप्राण कहते हैं। अब यह क्या है? तो देखिए एक बार वर्ग का, तो देखिए यह वाला वर्ग का जैसे कि यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, यह चौथा हो गया, यह पांचवा हो गया, होगा ना। तो यही कह रहा है कि जो पहला, तीसरा और पांचवा होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ साफ साफ कि पहला, तीसरा और पांचवा को कहेंगे अल्प प्राण और दूसरा चौथा को कहेंगे महाप्राण। दूसरा चौथा कौन सा है? तो यह है दूसरा और चौथा महाप्राण। ठीक। और पहला, तीसरा और पांचवा यह अल्प प्राण। ठीक, यह आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे कि देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो होता है ना वह घोष व्यंजन होता है और पहला, दूसरा जो होता है ना यह अघोष होता है। ठीक है। अब समझते हैं कि अंतःसथ व्यंजन क्या है। हम लोग पढ़े थे कि य, र, ल, व यह 4 गो अंतःसथ व्यंजन है। तो यह अंतःसथ व्यंजन क्या होता है इसे जरा समझिए। तो देखिए जिनका उच्चारण स्वर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच हो, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच हो, क्या कह रहा है? जिनका भी उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच हो उसे अंतःसथ व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। उसके बाद ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि तालाबी, समूर्धानी, सदांती, सह, यह सब क्या है? यह सब ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद देखिए अगला है अल्प प्राण। यह क्या है अल्प प्राण? तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले, जैसे कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है ना अल्प प्राण होता है। इसका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलता है। और महाप्राण कौन होता है? तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा लेटर महाप्राण होता है। जैसे कि ख हो गया, छ हो गया, घ हो गया, ये सब महाप्राण है। इसका उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा हवा निकलता है। घोष क्या है? तो जिनका उच्चारण में कंपन हो उसे घोष कहते हैं। तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा के उच्चारण में कंपन होता है और वह होता है घोष व्यंजन। उसके बाद घोष के बाद अघोष में तो 2 ही आता है, पहला और दूसरा। अब हम व्यंजन के उच्चारण स्थान को समझ लेते हैं कि व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या है। यह भी बहुत ही आसान है। देखिए क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, घ, अंग। ठीक, तो क वर्ग का उच्चारण जो होता है ना कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। यह वाला तथा तथा न वाला में का उच्चारण दांत से होता है। प वर्ग का उच्चारण ओठ से होता है। इसके बाद य का उच्चारण तालु से होता है। र और ल का उच्चारण जो है ना दंत मूल प्लस मसूढ़ा से होता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि किसका उच्चारण किससे होता है। और आप संपूर्ण हिंदी व्याकरण का PDF पाना चाहते हैं तो इसका मात्र छोटा सा प्राइज है 29 रुपया। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर हिंदी व्याकरण लिखिएगा ना, ये वाला व्हाट्सअप नंबर है 74 81 0
80 827। तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण का आपको PDF मिल जाएगा। इस पर आप लोग यदि 29 रुपये का पेमेंट करके लिखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा हमारे पास और लिखिएगा हिंदी व्याकरण, तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण का PDF आपके पास मिल जाएगा। चलिए हम यह भी समझ लेते हैं। उसके बाद अगला देखिए, र हो गया दंतमूल मसूड़ा, वह का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओठ से होता है। उसके बाद तलावी स का तालु से होता है। यह जो है ना तलावी स, मूर्धानी स का मूर्धा से होता है। इसके नाम में ही इसका पहचान है कि कहाँ से होता है। तलावी स कहते हैं यानी कि तालु, मूर्धानी स यानी कि मूर्धा, और दांती स कहते हैं यानी कि इसका दंत से उच्चारण होता है। उसके बाद ह का उच्चारण स्थान जो है ना यह कंठ से होता है। अब देखिए लास्ट में हम लोग बहुत ही मज़ेदार चीज़ को सीखने वाले हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि कुल वर्णों की संख्या जो है 52 है। तब 52 कैसे हैं यहाँ पर मैं आपको गिनवा देता हूँ, क्योंकि यह अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए 52 कैसे हैं। ये तो हो गया यहाँ पर क से लेकर म तक, यह कितना हो गया 25 गो हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है साफ साफ। उसके बाद हमने पढ़ा कि अंतःसथ व्यंजन होता है 4 गो, उसके बाद उसमें व्यंजन होता है 4 गो, तो वह 25 और यह 8 मिलकर हो जाएगा कितना 33 गो। उसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन होता है। आप लोग भी सोचे होंगे कि पूरा वर्णमाला मैं पढ़ा दिया हूँ और अभी तक छ, तर, ज्ञ और सर इन सब का जिक्र नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि यह संयुक्त व्यंजन है और इसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। यहाँ पर यह जो छ है ना कैसे बना है, तो आधा क और पूरा यह स से बना है। तरह है ना आधा त और र से बना है। मोबाइल में भी देखिएगा ना तो इस तरह से यह सब नहीं रहता है। इन सब के लिए ना जो लोग यह जानते हैं ना वही हिंदी में इसे बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। यदि मोबाइल में भी अभी आप लिखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर कमेंट में लिखकर कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोग इस तरह से लिख पा रहे हैं या नहीं। इनमें से कोई भी लिखिएगा, कोई इस तरह से लिखिएगा, आधा क और यह स लिखिएगा तो छ हो जाएगा, आधा त और र लिखिएगा तो त्र हो जाएगा, आधा ज और यहाँ लिखिएगा ना तो ज्ञ हो जाएगा। यह वाला पूरा लिखना है इधर साइड वाला और इधर वाला आधा लिखना है। यह कमेंट में लिखकर बताइएगा, और ताकि मैं समझ सकूं कि आपको लिखने आ रहा है या नहीं। सर लिखना होगा तो आधा स और र इस तरह से लिखिएगा तो लिखा जाएगा। तो 4 गो यह हो गया। और हमने पढ़ा कि 11 गो स्वर होता है। उसके बाद 2 गो अयोग वाह होता है, अंग और रह। इसे भी मैंने छोड़ा था, इसे स्वर में मैंने नहीं बताया था। यह अयोग वाह है, अंग और रह। उसके बाद द्विगुण व्यंजन भी होता है 2 गो। यह 2 गो ड है ना, एगो ड है एगो ध है। यह द्विगुण व्यंजन में आता है। उसके बाद अब देखिए कुल वर्णों की संख्या किस तरह से होगा 52 को, यहाँ पर समझिए। देखिए जरा से इसे मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए स्वर की संख्या 11 हो गया, व्यंजन की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 गो, अयोगवाह की संख्या 2 गो, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 गो। इसलिए कुल वर्णों की संख्या इन सबको काउंट करेंगे तो 52 आएगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और हाँ, जो यहाँ पर मैंने बताया है ना यह सब आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या आपको लिखने आ रहा है कि नहीं।